हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सीरीज़ में हम लोग आज बात करेंगे प्रोस्पेक्टस के ऊपर। प्रोस्पेक्टस डिफाइन हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में कंपनीज एक्ट है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्रोस्पेक्टस डिफाइन किया गया है। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मैंने आपसे बात की थी बिज़नेस के प्रमोशन के बारे में। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि बिज़नेस की प्रमोशन कैसे होती है। प्रमोशन के लिए जो होता है वो आपका किसी भी बिजनेसमैन का क्या क्या उसके जो है वो उसमें उसकी क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि कैसे वो कंपनी अपने बिज़नेस को प्रमोट करे। फिर उसके बाद वो कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा। बहुत से लाइसेंसेस होते हैं। अगर कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई इंडस्ट्रियल और आपको डेवलपमेंट एक्ट 1951 से आपको लाइसेंस लेना है, या शॉपकीपर्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस लेना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, तो बहुत सारे आपके लाइसेंसेस भी होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं तब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी बताया था कि ये कंपनी का बेस होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का, किस तरह से कंपनी जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बिजनेस करेगी। तो कोई भी अगर व्यक्ति जो होता है वो आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करता है तो उसको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी वो आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करता है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है तो वो चीज़ें अल्ट्रा वायरस कहलाती हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको बहुत सारे कई क्लॉजेस बताए थे, 6 क्लॉजेस बताए थे, जहाँ पे उसके आपके नाम के बारे में था कि आप कौन से नाम उसमें यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके जो एड्रेस होगा या डोमिसाइल होगा, फिर आपका जो लाइबिलिटी क्लॉज होगा, फिर आपका जो है वो गारंटी क्लॉज होता है, फिर आपके कैपिटल क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। इसी तरह से आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो होता है वो आपके इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताया जाता है। तो वो जो आउटसाइड का वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जाने। वो आपके अपने जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो आपको इंटरनली जो है वो डिफाइन करना है और उसको जो है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब वो जो बाहर का व्यक्ति है उससे उसका लेना देना नहीं होता। मैंने आपको आपको एक केस लॉ भी बताया था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्सेस टुर्कविंट। उसमें जो था वो एक कोल कंपनी थी जिसने जो था वो लोन लिए थे और लोन के ऊपर जो थे वो जो आपके डायरेक्टर्स थे बैंक के उन्होंने साइन किया था। और उसके बाद जब वो व्यक्ति आया तो बैंक के जो लोग थे उन्होंने कहा भाई ये तो मेरे डायरेक्टर है नहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैंक के ऊपर होती है या वो आपकी इंटरनल कंपनी के ऊपर होती है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया। फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करें, मैंने आपसे भी कहा था कि जो डिफरेंसेस हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि वो आपके इंटरनल जो फंक्शनिंग है उसके लिए होता है और वो आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए होता है। वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है वो कि क्या आप करेंगे अपनी कंपनी के साथ। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जो है वो चेंज करना आसान होता है। एक आप स्पेशल रेजोल्यूशन लेके जनरल मीटिंग करते हैं और आप विदिन 30 डेज आप उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो थोड़ा सा टफ होता है उसको चेंज करना। उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत से आपके जो रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टस की, तो प्रोस्पेक्टस जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में डिफाइंड है। इसके अलावा और भी आपके सेक्शन हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्टस जो हैं उनके बारे में डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि आपका सेक्शन 32 जो होता है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा, है ना। तो इसी तरह से फिर आपका जो होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो आपका सेक्शन 31 में होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो ये चीज़ें जो है वो किसी और क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बट एनी हाउ अब अगर हम ये कहें कि भाई प्रोस्पेक्टस जो है किन कंपनीज के लिए ज़रूरी है, किन के लिए नहीं ज़रूरी होता है, तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस जो है अपना निकाले। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके लिए ऑलमोस्ट नेसेसरी होता है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस कि वो प्रोस्पेक्टस अपना ना ले। जैसे कि वो अपने जब राइट इश्यूज़ करता है जो एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स हैं अगर उनको वो शेयर्स जो है वो दे रहा है
तो वहाँ पे आपके प्रोस्पेक्टस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या ऐसी कंडीशंस में जहाँ आप अपने शेयर जो है वो नहीं इशू कर रहे हैं तभी भी आपको प्रोस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट इन दोनों केसेस के अलावा आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो देना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी है जहाँ पे जो है वो डिफाइन किया गया है कि भाई पहले तो ये समझो प्रोस्पेक्टस केस लॉ से बताने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि प्रोस्पेक्टस जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो जैसे कि कोई भी हमारे कॉलेज होते हैं जिसमें हम एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ हम प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करते हैं। वो प्रोस्पेक्टस जो दिया जाता है तो एक्चुअली वो आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं कॉलेज के या आपके जो कॉलेज के बारे में जो डिटेल्स होती है वहाँ पे वो बताई जाती है। तो कोई भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं प्रोस्पेक्टस के लिए कि भाई उसमें आपकी मिशन है, क्या विजन है, कौन कौन से आपके डायरेक्टर्स हैं, कौन से आपके मैनेजमेंट टीम में लोग हैं, फिर कौन सी आपकी फैकल्टी है, फिर आपने क्या रिसर्च वर्क किया, फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट कैसे हुआ, हम लोग क्या पढ़ाते हैं, क्या कोर्स का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके प्रोस्पेक्टस में दी रहती है। इसी तरह से आपके जो कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि भाई वो जो शेयर होल्डर हैं वो आपके शेयर आपकी कंपनी के लें। तो वो प्रोस्पेक्टस जो है वो कोई भी नोटिस हो सकता है, कोई भी सर्कुलर हो सकता है, कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके प्रोस्पेक्टस में आती हैं। तो इसी से कंसर्न जो है वो एक केस था आपका प्रमोदा नाथ सान्याल, इसको रब करने का प्रमोदा नाथ सान्याल वर्सेस काली कुमार दत्त। प्रमोदा नाथ सान्याल वर्सेस काली कुमार दत्त, AIR 1925, कैलकाटा 174। इसमें कोर्ट ने यह हेल्ड किया क्योंकि कंपनी ने था वो अपने एक न्यूज़पेपर कटिंग में एक ऐड डाला कि भाई इतने हमारे शेयर जो हैं वो बचे हुए हैं, तो उन्होंने एक्चुअली अट्रैक्ट किया कि भाई वो हमारे कंपनी के शेयर जो हैं वो लोग आके परचेज करें। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जो है वो आपका किसी भी कंपनी के रजिस्टर होने के बाद 90 डेज के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो देना ज़रूरी होता है। कंटेंट जो है प्रोस्पेक्टस के, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस ये आपका सेक्शन 24 है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013। इसी तरह से आपका जो सेबी की वेटिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, वो सेक्शन 24 में बताई गई है कि सेबी की आपको जो है वो वेटिंग ज़रूरी होती है किसी भी प्रोस्पेक्टस में। तो जो भी आपका प्रोस्पेक्टस होता है उसमें उसको बेसिकली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रोस्पेक्टस, मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस, क्या क्या मैटर्स होंगे प्रोस्पेक्टस में, फिर उसके बाद जो है वो क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या रिपोर्ट्स होंगी, डिक्लेरेशन और अदर मैटर्स। तो ये 4 पार्ट्स हैं बेसिकली आपके प्रोस्पेक्टस के। जो आपका मैटर्स है प्रोस्पेक्टस में उसमें एक्चुअली आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी आपके बैंक ऑडिटर्स हैं, जो भी आपके अंडर राइटर्स हैं, जो भी आपके प्रमोटर्स हैं, उन सब का नाम, उन सब का एड्रेस, जो भी आपके इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट मैनेजरियल पोजीशंस पे जो लोग हैं, उनकी सारी डिटेल्स जो है वो प्रोस्पेक्टस में देना ज़रूरी होता है। और वो प्रोस्पेक्टस में आप देने के बाद आपको जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको 90 डेज, विद इन द 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनीज यू हैव टू गिव द प्रोस्पेक्टस। अगर कोई भी कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस नहीं देती है तो इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस वो स्टेटमेंट इशू करती है। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ये इशू करती है।
और जो प्रोस्पेक्टस ये आपको जो है वो 3 days बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वो आपको एटलीस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो आपका पूरी तरह से सिग्नेचर्ड साइन होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ आपको इसको देना पड़ता है। इसमें आप देंगे राइटिंग की कंसेंट में आप देंगे, आपको रिटन फॉर्म में देना पड़ता है, जो भी आपके डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी आपके कंपनी के जो लोग होते हैं, फिर उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या हैं, आपके लीगल जो आपके एडवाइज़र्स हैं उनके बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सनल हैं, जो मैनेजमेंट टीम में हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो देनी पड़ती हैं। तो जो अगर हम बात करें कि भाई कंटेंट जो है वो बिजनेस जो प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें आपके नेम और एड्रेस होना चाहिए, किसका, कंपनी का नेम एड्रेस, है ना। फिर ऑब्जेक्ट क्या क्या है आपके बिजनेस के, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या है, क्या क्या आप कंपनी के साथ करना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। फिर आपके शेयर कैपिटल कितना होगा, कि आपका जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, फिर आपका जो पेड अप कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि भाई ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। वो आप अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम जो कैपिटल है वो आप जब ऑथराइज करते हैं, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी जो होता है वो आपका प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट होता है, उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ता है। फिर जो शेड्यूल 2 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें जो होते हैं वो कंटेंट्स आपके दिए रहते हैं कि आपको ये कंटेंट्स आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, कि फिर लिस्टिंग जो है वो आपकी शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में होगी, वो डिटेल्स भी आपको जो है प्रोस्पेक्टस में देनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो आपके जो नेम है, एड्रेस है, और जो रेनमरेशन हैं आपके डायरेक्टर्स के, आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट जो पर्सनल्स हैं उनके बारे में, बैंकर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनके बारे में डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। फिर आपके मेन जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको देना पड़ता है डिटेल्स। फिर उसके बाद आप कितना मिनिमम सब्सक्राइब करेंगे अपने शेयर्स को, जैसे मैंने बताया था कि सेबी की गाइडलाइंस है कि आप 90% आपको सब्सक्राइब करना ही करना है शेयर्स को। फिर उसके बाद आपने अगर शेयर्स की आपकी जो अंडर राइटिंग्स होती हैं उनकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं, कि उनके जो नेम है, एड्रेस है अंडर राइटर्स के, उनकी डिटेल्स आप देते हैं। फिर उसके बाद जो आपका बैंकिंग या ब्रोकरेज जो कमीशन होता है उसकी डिटेल्स आप उसमें प्रोवाइड करते हैं। फिर और भी जो बाकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं उस कंपनी में। फिर उसके बाद जो होता है वो डायरेक्टर्स के बारे में जो होता है डिटेल होती है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, उनका रेनमरेशंस कितना होगा। उसके बाद जो होता है वो आपका जो भी आपके जो आपकी जो रिपोर्ट्स की बात की थी मैंने, तो ये कहा था कि 5 साल की जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है पिछले लास्ट 5 सालों की, उसकी डिटेल्स आपको देनी जो होती है वो ज़रूरी होती है। फिर आपको वो जो रेगुलेशंस होते हैं कि भाई कोई भी चीज़ हम जो है वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, वो आपको करना पड़ता है। फिर आपको जो जो आपके शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जो आपको इशू करने होते हैं उनका क्या फॉर्मेट होगा, वो भी आपको जो है वो उसमें देना पड़ता है। फिर अगर आपकी कोई भी कंपनी है उसकी बोरोइंग कितनी होनी चाहिए, कितना वो बोरो कर सकती है। फिर उसके बाद जो है वो अगर कोई भी कंपनी आपका कितना अमाउंट और ले सकती है, कैसे उसको जो है अगर कोई सब्सिडरी कंपनी बनानी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, वो सारी डिटेल्स भी आपको उसमें देनी पड़ती हैं। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको जो प्रोमोटर हैं आपके, उनके नेम, उनके एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी आपको उसमें देनी पड़ती हैं, वेंडर्स की डिटेल, एसेट्स की डिटेल। उसके बाद फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके हेड ऑफिस में जाएंगे, है ना, जो आपके अगर कोई हेड ऑफिस है उसको कोई भी आपके जो सब्सिडरी जो आपके लोकल ब्रांच ऑफिसेज हैं उनको अगर इंस्पेक्ट करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोई एक एक्सपर्ट जो आपका पर्सन होगा जो कि आपके कंपनी में एसोसिएटेड नहीं है, उसकी भी आपकी रिपोर्ट जो है वो लगती है कि भाई वो कंपनी के बारे में उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या उसकी जांच है, और वो जो पर्सन है वो उसको साइन करेगा। और ये भी है कि वो उसको विड्रॉ भी नहीं करेगा कि अपनी कंपनी की भाई वो विड्रॉ कर जाए कि नहीं भाई मैंने ये चीज़ नहीं कही है। उसके अलावा फिर सेक्शन 68 जो कंपनीज एक्ट का है वो ये भी कहता है कि अगर किसी ने फ्रॉडुलेंटली अगर किसी ने शेयर लिए हैं या किसी ने फ्रॉडुलेंटली जो शेयर्स को ट्रांसफ़र किया है तो उसको मिनिमम जो है वो 5 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने आज थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टस के बारे में जो है वो थोड़ी सी जानकारी दिया।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ और बातें करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आया हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।